सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए, जिनका शव कांकेर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। आज नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से हुए मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। इसके अलावा जिस जगह पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है उस जगह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पे कल नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। दूसरी तस्वीर मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को नक्सलियों से मिले हथियार की है। इन हथियारों में वो हथियार भी शामिल है जिनको नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से छीने थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नक्सलियों के सामान किस तरीके से बिखरे हुए मिले हैं। मुठभेड़ से पहले और मुठभेड़ के बाद का ये वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। एनकाउंटर के बाद और पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 29 नक्सली ढेर हुए थे। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। कांकेर में बीएसएफ और डीआईजी के जवानों ने सबसे सफल मुठभेड़ को अंजाम दिया है। दावा किया गया है कि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन को लेकर बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत की। सुनिए। नक्सल मामलों में कांकेर में सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इतिहास में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है किसी भी सुरक्षा बल के लिए, किसी भी पुलिस दल के लिए। और ये ऑपरेशन हुआ कैसे, किस तरह से इसको घटना को अंजाम दिया गया, सफलता मिली कैसे, ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आए हुए हैं। डीआईजी इंटेलिजेंस बीएसएफ के हमारे साथ हैं आलोक सिंह जी। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस सबसे बड़े सफलता के लिए, क्योंकि गृह मंत्री हो चाहे या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सब लोग आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं और देश के लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, ये बीएसएफ के इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा एक बीएसएफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और इसमें पुलिस जिला कांकेर की पुलिस और साथ में बीएसएफ की कमांडो प्लाटून, इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे और लगातार हमारी कोशिश थी कि हम अपने ऑपरेशन में तब्दीली लाएं और इकोसिस्टम जो अभी काफ़ी फेवरेबल होता जा रहा है उसका एडवांटेज उठाएं और नए किस्म के ऑपरेशन बने। और इसके लिए नारायणपुर में भी काफ़ी प्रयास चल रहे थे, यहाँ भी प्रयास चल रहे थे। और यहाँ जब हमें हमारी इंटेलिजेंस टीम की तरफ से काफ़ी पुख्ता खबरें मिली तो उसके ऊपर काम किया गया और एसपी ने इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए, एसपी कांकेर ने अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए और बहुत कम समय में इस ऑपरेशन को, जिसकी प्लानिंग, जिसकी प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से चल रही थी, इसको अंजाम दिया और नतीजा आपके सामने। बिल्कुल आलोक जी, एक सवाल दर्शकों के भी मन में स्वाभाविक है कि मैं मानता हूँ आ रहा होगा और मेरे में तो बहुत उत्सुकता है कि आखिर ये हुआ कैसे, अंजाम किस तरह से, ये मैप है, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वो जगह कौन सी है जहाँ पर घटना हुई, कितना चैलेंजिंग था, ये सारे सवालों का जवाब वगैरह दे पाए। देखिए, यहाँ पर एक छोटी बेटिया की लोकेशन है जो कि कोटरी रिवर, छोटी बेटिया गुजरा जी, हाँ, तो वहाँ से इनका ऑपरेशन का प्लान हुआ और ऊपर के इलाके में संगम वगैरह में हमारी पहले से ऑपरेशन हुआ कहाँ है, ये शायद वो जगह है। हाँ, छोटी बेटियां यहाँ है, यहाँ से होकर और इस जगह पर ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन की जगह है। हाँ, तो हमारी अलग अलग टीमें थी और हमने मोबिलाइजेशन और इसको सारी स्ट्रेटजीज को काफ़ी ध्यान में रख के किया। और फिर दूसरी हमने स्ट्रेटजी रखी कि जो नक्सल को सरप्राइज करना एक बहुत टॉप प्रायोरिटी रखी और वो इस सफलता का एक बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर जो ड्राइव फॉर हंट और हॉट परस्यूट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, ये भी काफ़ी मददगार रही। सर, थोड़ा सा मैप से अगर समझा पाएं आप तो, कि ये एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ जी, लेकिन यहाँ से जो छोटे बेटिया बता रहे हैं वहाँ से पहुँचना कितना चैलेंजिंग था और ये लाइन क्या रिवर लाइन है? हाँ, ये रिवर लाइन है। ये कौन सी नदी है? ये कोटरी रिवर है। कोटरी रिवर। तो इसको पार करते हुए जो एरिया में पहुँचना कितना चैलेंजिंग था और किस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई थी? देखिए,
आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसा नक्शे में दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल मैप आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और काफ़ी टफ है। और जो टफ इलाकों में ऑपरेट करना किसी भी फोर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, और इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स है उनकी कैजुअल्टी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तो इस बात का हमने प्रिकॉशन लिया और बहुत सी ऐसी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनाई जो कि मीडिया के सामने डिस्कस नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जो आप बता सकें, गोपनीयता बरकरार रखते उतना ही बताएं। तो उन सबको ध्यान रखते हुए मैंने जैसा पहले शब्द यूज किया कि हमने ईस्टर्न साइड से सरप्राइज को मेंटेन करते हुए इस ऑपरेशन को इस तरफ से टीम कहां से निकली थी? हमारी, छोटा कर दें मैप को। अगर इस साइड से होते हुए हम यहाँ आए और थोड़ा सा दर्शकों को समझने के लिए सर कि कितना चलना पड़ता है, हमारी फोर्स जो है कितना चैलेंजिंग होता है। कैसे एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीब 12 से 13 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है इस तरफ से लेकर और यहाँ तक आने में। छोटी बेटिया से लेके बीएसएफ का कैंप है। बीएसएफ का ऑपरेशन लॉन्च होने की तैयारी की। ऑपरेशन केवल मैं वही बोल रहा था कि मैं गोपनीयता के कारण सारी चीजें मैं करेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो ऊपर हमारी पोस्टें हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और इन जगह से भी मोबिलाइजेशन हुए हैं। तो हमने ऑपरेशन में अपनी जो दूसरी पोस्टें हैं संगम की और इनको भी इस्तेमाल में किया। और उसके बाद इस प्लेस पर जब आ गए तो पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने नक्सल के लिए ईस्टर्न डायरेक्शन से सरप्राइज अचीव करना ज़्यादा आसान था, तो वो किया। और उसके बाद एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ड्राइव फॉर हंट की एक ऑपरेशन तकनीक है जो बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। इस ऑपरेशन में इसको पुलिस बलों ने, जो हमारे साथ डीआरजी के लोग थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से काम किया। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नक्सलवाद और आतंकवाद को उसके खिलाफ अभियान चलाया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद से इसमें और तेजी आई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर मुठभेड़ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों से बातचीत की है, सुनिए। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर एसपी सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है सर, वो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे। घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर मूव करते करते उन लोगों को घेर लिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाया है, जहां पे लोकेशन मिला था। कांकेर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के शव को आज कांकेर जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया है और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप नक्सलियों की शिनाख्त होने की भी जानकारी दी गई है। कांकेर में हुए नक्सल एनकाउंटर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होते हैं। पिछले 4 महीने में आदिवासियों को डरा धमका कर गिरफ्तार किया जा रहा है। 5 साल हमारे शासनकाल में इतनी घटनाएं नहीं हुई जो पूर्व में किसी 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल का कार्यकाल में तुलना कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली
घटना हुई और इन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, तो इसे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई, या तो 383 की हुई, इंसास की हुई, AK-47 की हुई, बड़े हथियार ही जब्त किए गए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं। MP की बालाघाट में पहले चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में पहले ही बालाघाट में जगह जगह पर फोर्स बढ़ा दी गई है। साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सारे पोलिंग बूथ की जांच और सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही सीमाओं पर भी सुरक्षा बलों और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बालाघाट SP ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल में GRP की अलर्ट से एक महिला की जान बच गई। दरअसल महिला चलती ट्रेन में सवार हो रही थी, लेकिन महिला ट्रेन से फिसलने लगी। तभी वहां पर खड़े एक महिला आरक्षक ने दौड़ लगाई और महिला को संभाला। इसके दौरान कुछ और वहां पर आ जाते हैं और महिला को बचा लिया जाता है। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। क्या आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। अंबिकापुर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन दिनों एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का आरोप लग रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया अंबिकापुर बस अड्डे से, जहां पे कुछ होटल वालों पर मुनाफे की लालच में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक बेचने के आरोप लगे हैं। बस स्टैंड पर ऑटो चलाने वाले लोगों ने जब वहां पर कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो एक्सपायरी निकली, उसमें गंदगी भी निकली। इस शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर ने कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लिया और साथ ही दुकान में रखे स्टॉक की भी जांच की और उस जांच के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। दरअसल बस स्टैंड पर जल्दबाजी की वजह से लोग कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी चेक नहीं कर पाते। ऐसे में हम सभी को अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। इंदौर फायर सेफ्टी की बदिशा में कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। पलासिया के एक बड़े शॉपिंग मार्केट नवनीत प्लाजा को सील कर दिया गया है। फायर सेफ्टी की जांच में अनियमितताएं मिली गई है और इसके लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद व्यवस्था में सुधार हुआ है। नवनीत प्लाजा सील के बाद अब कई बिल्डिंग्स पर भी कार्रवाई होगी। रीवा की बात करते हैं, जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन फुल एक्टिव मोड में है। ऐसे में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी से अब तक जिले में 47 को जिला बदर कर दिया गया है और 5000 से ज्यादा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन पूरी एहतियात बरतने में जुटा हुआ है, जिससे कि कोई परेशानी मतदान के वक्त ना हो। चुनाव की गतिविधियों को लेकर के लगातार ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जा रहा है जो सामाजिक रूप से ऐसे काम करते हैं जो असामाजिक होते हैं और लोगों के लिए अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन जारी है। साथ ही एक ये भी आशंका रहती है कि ऐसे लोग मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए लगातार जिला बदर की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब तक जो जनवरी माह से आज दिनांक तक की जो कार्रवाई है, लगभग ऐसे 47 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको जिला बदर किया गया है। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कानून व्यवस्था का पालन करें और कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आइडेंटिफाई होता है जो कहीं भी शांति भंग करने की जिनसे संभावना रहती है, शांति भंग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई। तो वहीं चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ की बात करते हैं, जहां पे दिगौड़ा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 31 साल के सुशील यादव की हत्या के आरोप में उसके मामा की बेटी और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ब्रिजेंद्र ने सुशील की हत्या की थी। रविवार को टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर नाले में सुशील यादव की डेड बॉडी मिली थी। मृतक के परिजनों ने उसकी हत्या की संभावना आशंका जताई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ
हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ है। आरोपी ने सुशील यादव को पहले शराब पिलाई, फिर हथौड़े से सिर पर वार किया और उसे मौत की घाट उतारा। वारदात दिगोड़ा थाना अंतर्गत पूनौल हार में एक डेड बॉडी मिली थी जो सुनील यादव की थी। उसके संबंध में पुलिस ने खुलासा किया है। इसके ही रिश्ते का भाई जो है वो और मृतक की पत्नी दोनों प्रकरण में आरोपी हैं और उसी संबंध में खुलासा रखा गया। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी द्वारा मृतक के सर में पत्थर और हथौड़े से वार करके उसकी हत्या की गई और उसको पूनौल नाले में डाल दिया गया था। और पुलिस ने इसका खुलासा साइबर की मदद से, FSL की मदद से और मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर पूछताछ की उससे प्राप्त की है। अशोकनगर जिले के मुंगावली में चंदेरी रोड पर स्थित लोधी एंड कंपनी में GST ग्वालियर की विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। एक साथ दुकान और घर पर भी छापेमार कार्रवाई किया। अधिकारियों की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला है, अहम जानकारी हासिल की, साथ ही दुकान को भी सील किया है। इंदौर में बदलते मौसम के मिजाज ने लोगों को बेचैन कर दिया है। बढ़ता तापमान और चिलचिलाती धूप ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है। ऐसे में आम लोगों के साथ वन्य प्राणियों के लिए भी ये मौसम काफ़ी परेशानी वाला है, जिसको देखते हुए यहाँ पे प्राणियों के लिए ठंडक की व्यवस्था की जा रही है और उनके खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है। हमको लोगों को करना पड़ता है, उसमें रेप्टाइल्स से मेनली होता है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की पड़े क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने के कारण अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रखना पड़ता है और क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन न करने के कारण हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था करना पड़ती है। इसमें स्नैक हाउस के अलावा हमारे जो टर्टल है, टॉर्टाइज के लिए इस तरह की व्यवस्था करना पड़ती है। बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि अगर बिग कैट की बात की जाए तो टाइगर के लिए वाटर की जरूरत बहुत पड़ती है, उसको नहाने का बड़ा शौक होता है, तो उसके लिए वाटर बॉडी का हम लोगों ने व्यवस्था करी। साथ ही साथ स्प्रिंकलर भी लगा रखे हैं जो दिन भर चलते रहते हैं। इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो ग्रीनरी मेंटेन रहती है इनको के अंदर, दूसरा क्या नमी भी मेंटेन रहती है और पेड़ पौधे पानी के कारण हरे भरे हो जाते हैं तो काफी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इससे उनको एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर उनको मिल जाता है। इंदौर जिला प्रशासन ने नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे पब पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। नगर निगम, पुलिस विभाग और फायर सेफ्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जिले में कलेक्टर के निर्देश पर नक्शे के विपरीत और फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर भवनों पर कार्रवाई की जा रही है। जांच की जा रही है ताकि आमजनों की सुरक्षा हो, इसी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली चीज ये कि जो परमिशन दी है नगर निगम की टीम है, फायर टीम है, पुलिस की टीम है, राजस्व की टीम है, जिससे मेजरमेंट जो मानक रहते हैं उसके आधार पे अनुमति और सेफ्टी प्रिकॉशन को दृष्टिगत रखते हुए इन स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार जांच की जाती है। इनको विधिवत नोटिस पूर्व में जारी किए गए थे और उस नोटिस के उसमें कोई सुधार की स्थिति नहीं दिखी गई है परिसर में और उसी के अंतर्गत आमजनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की। रीवा जिले के सेमरिया थाने में पदस्थ ASI PN सतनामी को लाइन अटैच कर दिया गया। दरअसल सतनामी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे थे और जिसके बाद से लाइन अटैच कर दिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले व्यापारिक संस्थानों पर लगातार जांच जारी है। इंदौर के विजयनगर के पास मंगल सिटी मॉल की निरीक्षण के लिए SDM सहित जिला प्रशासन की राजस्व टीम और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है और मौके पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल नियम और साथ ही अन्य जरूरी नियमों का पालन नहीं करने पर स्काई हाउस बार रेस्टोरेंट, म्युनिसिपल लाउंज बार रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। किस टाइप का लाइसेंस है आपके पास? श्योपुर में मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार के चलते हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रॉली में सवार मजदूरों को चोटें आई हैं। हादसा देहात थाना इलाके के शिवपुरी का है। इस हादसे में 3 बच्चों को समेत 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें शिवपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
पानी की किल्लत से जूझ रहे डिंडौरी के देवरी गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने नेवसा मार्ग पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है घरों में नल जल योजना के तहत नलों के कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया है। आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में लीन नजर आए। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव राम पायली मंदिर में महिलाओं के साथ भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर अयोध्या के रामलला मंदिर की, जहाँ पे भगवान राम का सूर्य तिलक के साथ 56 भोग परोसे गए। तीसरी तस्वीर पन्ना की, जहाँ पे भक्तों ने बुंदेली लमटेला गाय तो वहीं साथ ही ढोलक की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। इस मौके पर पन्ना राज घराने के महाराज छत्रसाल जुदेव द्वितीय अपने परिवार के साथ शामिल हुए। और चौथी तस्वीर इंदौर की, जहां पे रामनवमी के मौके पर रघुवंशी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकली। और देवास की भी 5वीं तस्वीर दिखा रहे, जहां पे रियासतकालीन जवेरी श्री राम मंदिर में भगवान राम लला की भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और छठी और अंतिम महत्वपूर्ण तस्वीर उज्जैन की महाकाल मंदिर की, जहां पे सभा मंडप में मौजूद प्राचीन श्री राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। तो आज का दिन देखिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजने के बाद ये उनकी पहली रामनवमी है। और आज के दिन को खास बनाने के लिए यहाँ पे विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अयोध्या में, जो आकर्षण का केंद्र रहा है। उसके बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तो रामलला का अनूठा रिश्ता है। छत्तीसगढ़ के भांजा और छत्तीसगढ़ी बोली में भांचा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को भांजे के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, उनसे उनकी स्तुति करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी देखिए उन ऐतिहासिक मंदिरों में जहाँ पे राम लला के पदचिन्ह और विशेष स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, वहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और वहाँ की ये कुछ झलकियाँ हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में आज रामनवमी मनाई जा रही है। ऐसे में राजधानी के पास सलकनपुर देवी मंदिर में लाखों लोग देवी दर्शन के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना बंजारों ने की थी। इस मंदिर की मान्यताओं को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल मां के आशीर्वाद के लिए आते हैं। और ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान मां के इस मंदिर में सीढ़ियों के अलावा झूले के जरिए सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हम इस वक्त सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय जी के साथ मौजूद हैं। सर, नवरात्रि में किस तरह की तैयारियां रहती हैं और क्या क्या आयोजन होते हैं? नवरात्रि में पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रस्ट समिति और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर सारे लोग करते हैं। और प्रयास रहता है कि लोगों को ठंडा पानी पीने को उपलब्ध हो जाए, छाया उपलब्ध हो जाए, आने जाने में असुविधा ना हो। क्योंकि देवी लोक का कार्यक्रम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो वर्तमान में ऊपर पार्किंग की थोड़ी अव्यवस्था है, पार्किंग की जगह ख़त्म हो गई है। तो इसलिए प्रशासन ने टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध कराई है कि आने वाले जो हमारे दर्शनार्थी हैं वो टैक्सियों के माध्यम से ऊपर तक आएँ, रोपवे से आएँ, सीढ़ियों से आएँ। और जहाँ जहाँ भी उनको दिक्कत हो उस व्यवस्था को ट्रस्ट समिति और प्रशासन मिलकर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आस्था रखते हैं, आते हैं। समय में कुछ परिवर्तन किया है मंदिर के खुलने, पट खुलने वगैरह में? इस नवरात्रि में मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद होता है, जबकि सामान्य टाइम जो है 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में रहता है। लेकिन चूंकि पर्वों के समय लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए हम
8 से 2 घंटे का टाइम बढ़ाते हैं इस नवरात्रि में। और वो शारदीय नवरात्रि जब आती है तो उसमें हम 3 बजे से पट खोलते हैं और रात को 12 बजे बंद होते हैं। तो निरंतर दर्शन चलते रहते, 3 घंटे मंदिर की साफ सफाई के लिए पट बंद किए जाते हैं। भाई जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी ये कुल देवी कही जाती हैं, तो वो भी इस नवरात्रि में अभी आए या आने वाले? एक कुल देवी तो उनकी है ही, कहीं नहीं जाती। और चूंकि उनकी विधानसभा है तो उनका और भाभी जी का लगाव यहाँ से हमेशा से रहा है। और आने का जहाँ तक सवाल है तो प्रतिवर्ष वो आते हैं। ये थे महेश उपाध्याय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नवरात्रि में भक्तों की जो सुविधा को देखते हुए थोड़ा समय बढ़ाया गया है, जिससे भक्त यहाँ आकर माँ के दर्शन कर सकें। संजय दुबे, सीहोर सलकनपुर धाम से, NDTV। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।